हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लॉ ऑफ क्राइम की रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों की क्लास सेकंड है और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जो पिछले एलएलबी और बीएलएलबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पर टोटल जो है 11 क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में जो कि आपकी क्लास फर्स्ट थी, क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन देख लिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। और इसी तरीके से आज की जो क्लास है इसमें हमने टोटल 11 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारे आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि दुष्प्रेरण क्या है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। राजद्रोह और यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। सदोष लाभ और सदोष हानि, दुर्घटना और यहाँ पर तथ्य की भूल और विधि की भूल, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलएलबी और बीएलएलबी के एग्जाम में बहुत रिपीट हुए हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चन को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है। तो इस क्लास में हम लोग समझते हैं इन क्वेश्चंस को। वैसे कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन इसी क्लास में हो जाएं आप लोगों के, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके भी डाल दूंगी, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि एक ही क्लास में आप लोगों का ये सारे 11 क्वेश्चन करवा दूं। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे मैंने कोशिश करी है कि जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था वो सारी चीज़ें मैंने आपके आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश करी है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, तथ्य की भूल से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पे आपके एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तथ्य की भूल कब क्षम्य है, स्पष्ट करें। या इंग्लिश में इसको इस तरीके से कहेंगे कि व्हेन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। फैक्ट की जो मिस्टेक होती है वो कब एक्सक्यूजेबल है, यानी कब क्षमा किए जाने योग्य है। अब इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो आप बता सकते हो कि तथ्य की भूल होता क्या है। तो इसको सिंपल लिख सकते हो कि तथ्य से संबंधित कोई त्रुटि हो जाना, ओके, यानी फैक्चुअल एरर। अब यहाँ पर भूल से क्या तात्पर्य है कि जो मात्र एक छाया है उसको यथार्थ रूप में स्वीकार कर लेना, यानी ऐसा कोई तथ्य जो वास्तव में सही नहीं है, व्यक्ति के द्वारा उसको सच मान लिया जाता है, ठीक है। या अज्ञानतावश कोई कार्य कर जाना, इसको भूल माना जाएगा। अब ये भूल तथ्य की भी हो सकती है और विधि की भी भूल हो सकती है। विधि की भूल कैसे हो सकती है कि व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि ये कार्य अपराध है और वो कार्य कर जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक विधि की भूल होगी। तो इस प्रकार से भूल जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक तथ्य की भूल होती है और दूसरी है आपकी विधि की भूल। तो यहाँ पर विधि की भूल जो है ये क्षमा नहीं की जाती है, कोई व्यक्ति इसका बचाव प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन तथ्य की भूल का व्यक्ति बचाव प्राप्त कर सकता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और 179 यानी 76 और 79 के अंतर्गत तथ्य की भूल को बचाव के रूप में प्रयोग किया गया है या इसको बचाव माना गया है। इसके आगे आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से लेकर के 106 तक कुछ साधारण अपवाद दिए गए हैं, यानी जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जो अगर कोई व्यक्ति करता है तो विधि की दृष्टि में वो दंडनीय अपराध नहीं माने जाएंगे। और इन्हीं में आपकी 2 धाराएं आ जाती हैं, धारा 76 और 79। इनमें तथ्य की भूल को एक बचाव के रूप में स्वीकार किया गया है। अब ये धारा 76 और 79 ये क्या है, इनको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके आवश्यक तत्व और हम फिर इसके बाद ये केस वगैरह लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये धारा 76 दिया गया है और धारा 79 दिया गया है। धारा 76 और 79 के एसेंशियल एलिमेंट देखने से पहले हम इन धाराओं को देख लेते हैं एक बार कि इन धाराओं में लिखा क्या है, तब तो हम इनके एसेंशियल एलिमेंट समझ पाएंगे, ठीक है। और वैसे भी आपके लिए फ़ायदा भी है, बाई चांस कभी अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आप इन धाराओं को मेंशन भी कर सकते हो, ओके। तो पहली धारा आपकी जो है धारा 76 और यहाँ पर ये दूसरी धारा 79, दोनों सेम है। अगर आपको एक धारा समझ में आ गई दूसरी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पर विधि द्वारा आबद्ध लिखा हुआ है और यहाँ पर विधि द्वारा न्यायानुमत लिखा हुआ है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो धारा 76 क्या कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, यानी ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है जो करने के लिए वो विधि द्वारा आबद्ध है, यानी लॉ के द्वारा बाउंड है वो, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। और या फिर वो तथ्य की भूल के कारण ये विश्वास करके कर रहा है कि वो विधि के द्वारा बाध्य है,
इसका मतलब क्या होगा कि जैसे एक्चुअल में वो व्यक्ति विधि के अंतर्गत बाउंड नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वो ये कार्य करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है, तब उसको जो है तथ्य की भूल की वजह से यहाँ पे बचाव मिल जाएगा। यहाँ पे तथ्य की भूल होनी चाहिए, विधि की भूल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब एक इलस्ट्रेशन है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन क्या है कि न्यायालय के आदेश के अधीन का नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, लेकिन सम्यक जांच के पश्चात और सद्भावना पूर्वक गा को का मान करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, यानी जांच भी हुई प्रॉपर, लेकिन जो व्यक्ति गिरफ्तार करने गया है वो गा को ही का समझ बैठता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है। गा को गिरफ्तार कर लिया जाना एक अपराध नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सम्यक जांच के पश्चात एवं सद्भावना पूर्वक तथ्य की भूल के कारण हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या मिल जाएगा, बचाव। और यहाँ पर अगली धारा है 79 में कहा गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो करने के लिए वो विधि द्वारा न्यायानुमत हो, यानी ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो करना उचित हो। यहाँ पर न्यायानुमत का मतलब क्या होता है कि जो कार्य करना विधिपूर्ण है या उचित है। ठीक है, तो उस कार्य के लिए उसको अपराधी नहीं माना जाएगा या उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। या फिर तथ्य की भूल के कारण उसको ऐसा लग रहा है कि ये कार्य करना उचित है या न्यायानुमत है या औचित्यपूर्ण है, तो उसको भी अपराध नहीं माना जाएगा। अब इसका एक इलस्ट्रेशन भी है, इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए है, वो जेड को कोई ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो उसको ऐसा लगता है कि वो हत्या कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप भी वही करोगे जो ए करेगा। वहाँ पर ए को उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा सही लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो अब विधि ने सभी व्यक्तियों को ये दी है कि अगर आप किसी अपराधी को देखते हो कि कोई अपराध कर रहा है या कोई हत्या कर रहा है कोई व्यक्ति, तो आप उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले करो। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए वो जेड को गिरफ्तार कर लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। अब यहाँ पर ए को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा, भले ही बाद में पता चले कि जो जेड है वो अपनी सेल्फ डिफेंस में कोई कार्य कर रहा था। ठीक है, तो ये दोनों धाराएं क्लियर हो गई। धारा 76 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो विधि के द्वारा करने के लिए बाध्य है वो अपराध नहीं होगा, या फिर तथ्य की भूल के कारण वो सद्भावना पूर्वक ये विश्वास करता है कि वो विधि के द्वारा बाध्य है। ठीक है, और उसके अंतर्गत कोई कार्य कर डालता है तो उसको भी अपराध नहीं माना जाएगा। और धारा 79 बस इतना कहता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जो करना विधि के अंतर्गत उचित हो, न्यायानुमत हो या औचित्यपूर्ण हो, तो उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। या फिर वो तथ्य की भूल के कारण ऐसा कोई कार्य कर जाता है जो उसको ऐसा लगता है कि ये विधि के अंतर्गत औचित्यपूर्ण है, ये करना उस सही है। ठीक है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो वापस अब हम अपने आंसर पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे धारा 76 और 79 के आवश्यक तत्व। तो पहला है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वह विधि के द्वारा आबद्ध है। दूसरा आवश्यक तत्व है जिसे करना विधिपूर्ण या उचित है या जिसे करने की अनुमति उसे विधि के द्वारा प्राप्त है। तीसरा है कि वो अपने आप को ये समझता हो कि वो विधि के द्वारा आबद्ध है या फिर विधि द्वारा न्यायानुमत हो या विश्वास करता हो। और चौथा है कि यह विश्वास जो है तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, ना कि विधि की भूल के कारण होना चाहिए। ठीक है, और पांचवा है उसने सद्भावनापूर्वक विश्वास के अधीन कार्य किया हो। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इन धाराओं के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से बचाव प्राप्त करना चाहता है तो उसे इन आवश्यक तत्वों को पूरा करना पड़ेगा। मतलब ये सारी शर्तें अगर वो पूरी कर रहा है तब उसे विधिक दायित्व से बचाव प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से धारा 76 और 79 में तथ्य की भूल को क्षम्य माना गया है। ओके, यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल है। का ने सद्भावपूर्वक खा को एक प्रेत समझा यानी भूत समझा और उसे घातक चोट कारित कर दी। का किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। यहाँ का उसी स्थिति में समझा जाएगा जैसा उसने यथार्थता में उसे समझा था। का ने खा को प्रेत समझा यानी भूत समझा था तथा प्रेत की हत्या करना कोई अपराध नहीं है, अतः का ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। और इस एग्जाम्पल के जो फैक्ट है वो इस केस से मिलते जुलते हैं। केस आपका है वरयाम सिंह का। इस मामले में एक व्यक्ति शमशान घाट में जाता है अंतिम संस्कार के लिए। वहाँ पर एक व्यक्ति को प्रेत समझ करके उसकी हत्या कर देता है, तो उसको इस धारा के अंतर्गत जो है बचाव प्राप्त हो जाता है तथ्य की भूल के अंतर्गत कि उसने उस व्यक्ति को प्रेत समझ करके उस पर हमला किया था, ना कि उसको व्यक्ति समझ करके। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा केस है सेराज बनाम डी रूटजेन का केस है। ये 1895 का केस है। इस केस में क्या होता है
कि एक संविधि ने यानी एक अधिनियम के अंतर्गत एक लाइसेंसधारी शराब विक्रेता को एक पुलिस कांस्टेबल को जब वो ड्यूटी पर हो उसे शराब देने से प्रतिषिद्ध किया था। ठीक है, उस अधिनियम में ये था कि कोई भी लाइसेंसधारी शराब विक्रेता किसी ऐसे पुलिस कांस्टेबल को शराब नहीं देगा जो ड्यूटी पर हो, किंतु विक्रेता ने सद्भावनापूर्वक विश्वास से उसे शराब दिया कि वह अपनी ड्यूटी समाप्त कर चुका है। यानी पुलिस कांस्टेबल जो है उसके पास आया होगा, इस तरीके से आया होगा कि उसे ऐसा लगा कि लग रहा है इसकी ड्यूटी खत्म हो गई है और तब ये इसके पास शराब लेने आया है। तो यह विश्वास करके सद्भावनापूर्वक कि इसकी ड्यूटी खत्म हो गई है तब उसने जो है उसको शराब दे दिया। तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पर शराब विक्रेता तथ्य की भूल की वजह से सद्भावनापूर्वक ये विश्वास करके कि अब इस कांस्टेबल की ड्यूटी समाप्त हो चुकी है तो अब इसको शराब दिया जा सकता है और ये एक उचित कार्य है, ये कोई अवैध कार्य नहीं है, तो ये सोच करके उसको दे देता है शराब। तो इसलिए न्यायालय ने यहाँ पे निर्णय दिया कि इसका कार्य कोई अपराध नहीं है, इसने तथ्य की भूल के अंतर्गत ये कार्य किया था, जो हम लोगों ने अभी 79 में पढ़ा। तो इस तरीके से इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग अभी देख करके जा चुके हैं। अभी पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, तो उसमें आराम से पढ़ लेना। इसमें एक छोटी सी स्क्रीन में पूरा आंसर भी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कहाँ क्या लिखना है, कितना लिखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझते चलो बस, और पीडीएफ जब मिल जाएगा तो उससे आराम से पढ़ लेना। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि क्या विधि की भूल क्षमा किए जाने योग्य है, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यानी मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन है एक हेल की, ये एक विद्वान है, इनका कहना है कि उन वस्तुओं को न जानना जिसे जानने के लिए हर कोई बाध्य है क्षम्य नहीं है। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति विधि की जानकारी के अभाव में या किसी ऐसे नियम या कानून की जानकारी के अभाव में कोई कार्य करता है जो जानकारी उसको होनी चाहिए थी, वो बाध्य था इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो फिर इसे क्षमा नहीं किया जाएगा। ये हेल की डेफिनेशन है। अब इसके आगे विधि का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। और ये जो सिद्धांत है ये इस मैक्सिम पे आधारित है, मैग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, यानी तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि उसे अपने देश के कानून की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और यदि विधि की भूल को भी आपराधिक दायित्व से बचाव के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति केवल इसी बचाव की मांग करेगा। हर कोई व्यक्ति जब भी कोई अपराध कर देगा, विधि का उल्लंघन कर देगा, वो कहेगा कि हमको इस कानून के बारे में जानकारी ही नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे में न्यायालय को यह निश्चित करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी कि अभियुक्त को विवादित मामले से संबंधित जानकारी थी कि नहीं थी। अतः ये व्यक्ति का दायित्व है कि यह जानकारी कर ले कि उसका दायित्व कहीं किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है तो उसे ऐसा समझा जाएगा कि उसे इस विधि की जानकारी थी और इस कार्य के लिए उसको दंडित भी किया जाएगा तथा उसके विधि के भूल के बचाव के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर वो व्यक्ति कहता है कि उसे इस कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको नहीं मालूम था कि ये अपराध है वरना वो करता ही नहीं, तो उसके इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और विधि विद्वान है होम्स, इनका कहना है, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनका कहना है कि यह निस्संदेह सत्य है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें अपराधी को यह नहीं मालूम होता है कि वह विधि का उल्लंघन कर रहा है, किंतु इसे क्षमा के रूप में स्वीकार करना अनभिज्ञता को बढ़ावा देना होगा। और अगर ऐसे ही विधि की भूल को क्षमा कर दिया गया तो फिर हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि उसे जानकारी नहीं थी, वो अनभिज्ञ था इस कानून से, और ऐसे अनभिज्ञता को बढ़ावा मिलेगा और कोई भी व्यक्ति विधि के बारे में जानकारी रखना ही नहीं चाहेगा, ठीक है, जब ऐसे ही छूट मिल रही है तो। और जबकि विधि निर्माताओं का आशय क्या है होता है कानून बनाने का, कि लोग उस कानून के बारे में जानकारी रखें और उनका पालन करें। इसलिए व्यक्तिगत न्याय को सार्वजनिक न्याय के पक्ष में बलिदान कर दिया, अर्थात किसी एक व्यक्तिगत न्याय की जगह पे सामाजिक न्याय को ज़्यादा महत्व दिया है। यहाँ पर एक केस है मेयर हैंस जॉर्ज वर्सेस राज्य का केस है, ये 1965 का केस है। इसमें ये कहा गया कि धारा 79 तथ्य की भूल को स्वीकार करती है, विधि की भूल को नहीं।
विधि की भूल किसी दायित्व से मुक्त नहीं करती है, लेकिन यह दंड आरोपित करने की अवधि की धारणा के लिए सुसंगत हो सकती है। कि मतलब अगर कोई व्यक्ति विधि की भूल के अंतर्गत कोई अपराध कर देता है, ठीक है, तो उसको पूरी तरीके से तो दायित्व से छूट नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए अगर जब दंड निर्धारित किया जाएगा तो उसकी अवधि को कम करने में भले सुसंगत हो जाए। ठीक है, अतः इससे स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल का सहारा लेकर तो आपराधिक दायित्व से बच सकता है, लेकिन विधि की भूल का सहारा नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दुर्घटना क्या है। दुर्घटना, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में इसके प्रावधान दिए गए हैं और ये भी आपका जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। दुर्घटना को आपराधिक दायित्व के विरुद्ध बचाव के रूप में स्वीकार किया गया है। अब ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो पहले दुर्घटना का अर्थ बताएंगे। तो दुर्घटना का अर्थ संयोग द्वारा एक घटना नहीं है, अपितु घटना अचानक, अनपेक्षित, अनियोजित तथा अनाशायित है। सामान्य विवेक से परे कोई अप्रत्याशित घटना जिसकी हम परिकल्पना ना कर सकें, जिसके विरुद्ध हम अपनी सुरक्षा ना कर सकें, दुर्घटना कहलाती है। अर्थात दुर्घटना एक ऐसी घटना है जिसकी ना तो पहले से अपेक्षा करी जा सकती है, ना पहले से कल्पना की जा सकती है, जो अचानक से होती है। ठीक है, और जो हम पहले लाख सावधानी बरतने के बाद, कोशिश करने के बाद भी ऐसी घटना को हम नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टीफन जो है अपने शब्दों में दुर्घटना को परिभाषित करते ये कहते हैं कि दुर्घटना एक ऐसा कृत्य है जो बिना आशय के किया गया हो, यानी पहले से इंटेंशन नहीं था वो कार्य करने का, और जिसका परिणाम ऐसा है जिसकी कल्पना उस परिस्थिति में सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उचित सावधानी व सतर्कता बरतते हुए कभी नहीं कर सकता। इसे क्या कहा जाएगा? दुर्घटना कहा जाएगा। यहाँ पर धारा 80 जो है इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई कार्य अपने आप आपराधिक नहीं होता है जब तक कि कर्ता ने उसे आपराधिक आशय से ना किया हो। अगर किसी व्यक्ति का इंटेंशन नहीं था कोई अपराध करने का या कोई कार्य करने का, अर्थात अगर कोई व्यक्ति बिना किसी आपराधिक आशय के कोई कार्य करता है और उससे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर उस पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं करी जाएगी, वो दुर्घटना का बचाव ले सकता है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना का बचाव लेना चाहता है तो उसे निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को पूरा करना होगा। पहला है कि किया गया कार्य एक दुर्घटना या दुर्भाग्य होना चाहिए। दूसरा है कि इस तरह का कृत्य आपराधिक इरादे या ज्ञान के साथ नहीं किया जाना चाहिए, यानी आपराधिक आशय से वो कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अब तीसरा वाला आवश्यक तत्व तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बचाव प्राप्त करने के लिए उसे ये भी साबित करना पड़ेगा कि जब दुर्घटना हुई थी तब वो वैध कार्य कर रहा था या फिर वैध तरीके से कार्य कर रहा था, उसका ही परिणाम है दुर्घटना। ठीक है, तब तो उसको बचाव प्राप्त होगा। अगर वो कोई अवैध कार्य कर रहा था और उस दौरान कोई दुर्घटना हो गई तो फिर वो दुर्घटना का बचाव प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके बाद चौथा आवश्यक तत्व है कि किया गया कार्य उचित सावधानी और सतर्कता के साथ किया गया हो। यहाँ पर इसको सतर्कता लिख लेना। तो अगर इन चारों आवश्यक तत्वों को पूरा कर देता है तो वो फिर दुर्घटना का बचाव प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है। इस इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर हटकर एक शांत एरिया में जाता है, वहाँ पे लकड़ी काट रहा होता है कुल्हाड़ी से। ठीक है, और अचानक से जब वो कुल्हाड़ी जो है लकड़ी काटने के लिए उठाता है तो उसका जो सिरा होता है कुल्हाड़ी का वो पीछे से एक आ रहे व्यक्ति के लग जाता है और जिसकी वजह से वो मर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस व्यक्ति को नहीं मालूम था कि पीछे कोई व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ आसपास चारों तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ पर ये माना गया कि ये जो व्यक्ति लकड़ी काट रहा था ये उचित सतर्कता और सावधानी के साथ कार्य कर रहा था और इसका ये कार्य एक मात्र दुर्घटना है और इसके लिए इस पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं करी जाएगी, ना ही इसके लिए उसको कोई दंडित किया जाएगा। ठीक है, और ये दुर्घटना के अंतर्गत बचाव प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के फैक्ट जो हैं इस केस के हैं राज्य बनाम रंगास्वामी केस के फैक्ट हैं। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे कि आ और बा दो व्यक्ति होते हैं, ये जंगल जाते हैं चूहों को मारने के लिए और दोनों जो है अपना अपना स्थान ले लेते हैं और कुछ देर बाद इनको एक आवाज़ सुनाई देती है। आ को लगा कि वो जंगली चूहे आ रहे हैं और वो चूहा समझ करके उस पर फायर कर देता है। ठीक है, शूट कर देता है उनको। दुर्भाग्य से वो गोली जो है वो बा को लग जाती है और बा मर जाता है। न्यायालय के द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि का मृत्यु का उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि मृत्यु एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। का ने जानबूझ करके उसकी हत्या नहीं की थी।
इस प्रकार से साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 105 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति ये तर्क देता है कि उसका कार्य जो है दुर्घटना थी, उसने बिना किसी आपराधिक आशय के कोई कार्य किया था, तो सबूत का भार उस पर है कि वो ये स्थापित करे कि उसका मामला जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 80 यानी सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सदोष लाभ तथा सदोष हानि क्या है, यानी व्हाट इज रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये जान लो कि सदोष शब्द को इस संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। सेक्शन 44 में अवैध शब्द को जरूर परिभाषित किया गया है, ठीक है। अगर साधारण शब्दों में देखें तो सदोष शब्द का अर्थ होता है कि किसी पक्षकार के विधिक अधिकार के प्रतिकूल प्रभाव डालना। इस प्रकार से सदोष लाभ यानी अवैध तरीके से लाभ प्राप्त करना और सदोष हानि यानी अवैध तरीके से किसी को हानि पहुंचाना। ओके, और इसकी डेफिनेशन जो दी गई है वो धारा 23 में सदोष लाभ और सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। इनकी डेफिनेशन क्या है, आइए उनको समझ लेते हैं। धारा 23 में सदोष अभिलाभ की डेफिनेशन क्या दी गई है। डेफिनेशन है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसे संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। यानी जो व्यक्ति लाभ प्राप्त कर रहा है किसी संपत्ति का, वो वैध रूप से उस संपत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है, और ऐसा अभिलाभ जो है वो विधि विरुद्ध तरीके से यानी अवैध तरीके से वो प्राप्त कर रहा हो। अब इसके निम्नलिखित ये 3 आवश्यक तत्व निकल करके आते हैं। पहला है कि किसी संपत्ति का लाभ प्राप्त करना, दूसरा है कि संपत्ति जिसके लिए कोई व्यक्ति वैधानिक रूप से हकदार नहीं है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो लाभ प्राप्त करने के लिए वैधानिक तरीके से कानूनी तौर पर वो हकदार नहीं है, और तीसरा इसका आवश्यक तत्व है कि लाभ जो है वो अवैधानिक ढंग से प्राप्त किया जाए, यानी गलत तरीके से विधि विरुद्ध तरीके से वो लाभ प्राप्त किया गया हो। और सदोष हानि की परिभाषा क्या दी गई है, धारा 23 में इसकी परिभाषा दी गई है कि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि, उसमें क्या था ऐसी संपत्ति का लाभ, इसमें है ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। यहाँ पर हानि किसको होती है, जिस व्यक्ति की वो संपत्ति होती है, जो वैध रूप से उस संपत्ति का हकदार होता है, मालिक होता है, उसी को उस संपत्ति का हानि होती है। अब इसके आवश्यक तत्व क्या है कि किसी संपत्ति की हानि होनी चाहिए, और संपत्ति जिसे खोने वाला व्यक्ति वैधानिक रूप से हकदार है। उसमें क्या था कि जो व्यक्ति लाभ प्राप्त कर रहा था वो वैधानिक रूप से हकदार नहीं था, लेकिन इसमें जिस व्यक्ति को हानि हो रही है वो व्यक्ति उस संपत्ति का वैधानिक रूप से हकदार है, उसका मालिक है। और तीसरा है हानि जो है अवैध ढंग से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को क्लियर हो गए। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सदोष लाभ से तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अवैधानिक ढंग से प्राप्त करता है या प्रतिधारित करता है, तथा सदोष हानि से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अवैधानिक ढंग से वंचित कर दिया जाए, यानी जिसकी संपत्ति है उसी को अवैधानिक तरीके से उस संपत्ति से वंचित कर दिया जाए। अब यहाँ पर 2 केस हैं, इनसे आप लोगों को सदोष हानि और सदोष अभिलाभ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। केस आपका पहला है महालिंगया पुजारी बनाम राज्य का केस है, इससे आपको सदोष हानि समझ में आ जाएगा। इस केस में क्या होता है, एक पोस्टमैन को दिया जाता है पार्सल कि आप जाओ इस पते पर ये पार्सल पहुंचा करके आओ। वो जब जाता है वहां उसको देखता है कि उस घर में तो ताला लगा है, कोई है ही नहीं, तो वो खुद ही उस रसीद पर साइन करता है कि ये पार्सल जो है उनको मिल गया है, और वो पार्सल क्या करता है वो अपने पास रख लेता है। तो यहाँ पर न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि पोस्टमैन के द्वारा पार्सल स्वयं रख लेना सदोष अभिलाभ था, क्योंकि पाने वाले के ना मिलने की दशा में उसे पार्सल को पोस्टमास्टर को लौटा देना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्टमैन जो है ये अवैध तरीके से किसी दूसरे की संपत्ति का लाभ प्राप्त कर लेता है, उसको अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सदोष अभिलाभ। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा केस है प्रेमनाथ बनर्जी बनाम राज्य का केस है, ये 1966 का केस है। इस मामले में अभियुक्त के द्वारा किसी विधवा से उसके मृतक पति के द्वारा देय की दृष्टि में उसके बैलों को अवैध तरीके से एवं बलपूर्वक प्राप्त कर लेने को दोषपूर्ण या सदोषपूर्ण हानि माना गया। यानी यहाँ पर इन बैलों की वैध रूप से हकदार ये विधवा थी, लेकिन अभियुक्त ने अवैध तरीके से उस विधवा को इन बैलों से वंचित कर दिया, तो यहाँ पर उस महिला को सदोष हानि हुई है। अतः इस प्रकार से निष्कर्ष में कह सकते हैं कि दोनों मामलों में
चाहे सदोष हानि हो या सदोष लाभ हो, दोनों मामलों में संपत्ति के स्वामी को ही हानि होती है। सदोष लाभ के मामले में लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसका वैध रूप से हकदार नहीं होता है, और सदोष हानि के मामले में हानि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से उस हानि को उठाने का हकदार नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनलॉफुल असेंबली। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। अब ये क्या होता है विधि विरुद्ध जमाव, तो ये सबसे पहले जान लो कि विधि विरुद्ध जमाव जो है ये एक लोक शांति के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। अब इसकी परिभाषा क्या दी गई है, धारा 141 के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों में से, यानी जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में से किसी का सामान्य उद्देश्य ये जो निम्नलिखित उद्देश्य 5 उद्देश्य दिए गए हैं, अगर उनमें से किसी का इनमें से कोई उद्देश्य है और इन उद्देश्यों से ये जमाव जो है, ये असेंबली जो है बनी है, तो उसे विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। जिनमें पहला है कि उनका अगर उद्देश्य हो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल अथवा किसी लोक सेवक को जो कि विधि पूर्वक शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उसे आपराधिक बल द्वारा या फिर आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा उसको आतंकित करना हो, ये उनका उद्देश्य हो, या फिर उनका सामान्य उद्देश्य किसी कानून के या कानून की प्रक्रिया के पालन को रोकना है, या फिर किसी रिष्टि या आपराधिक अनाधिकृत प्रवेश या अन्य अपराध कोई करना है, या फिर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा उसकी संपत्ति पर किसी अन्य अधिकार जिसका कि वह कब्जा रखता है अथवा उपयोग करता हो उसको रोकना हो, या किसी कल्पित अधिकार के आधार पर अधिकार को लागू करना हो, या फिर ऐसा जमाव इस उद्देश्य से गठित हुआ है कि किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करना है जिसे करने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इस प्रकार से इन 5 उद्देश्यों में से किसी भी एक उद्देश्य के लिए अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होते हैं, कोई असेंबली करते हैं, तो उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव के अपराध के लिए निम्नलिखित 3 आवश्यक तत्व हैं, जिनमें पहला है विधि विरुद्ध जमाव में 5 या इससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा है विधि विरुद्ध जमाव के अपराध के लिए सदस्यों का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, यानी कॉमन पर्पस होना चाहिए उनका। और तीसरा है ऐसा सामान्य उद्देश्य विधि विरुद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये 3 आवश्यक तत्व हैं, और यहाँ पर सामान्य उद्देश्य जो है इनमें से कोई एक हो सकता है। और यहाँ पर याद रखना कि धारा 42 में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों की परिभाषा दी गई है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य कौन होंगे। ठीक है, और इसी से संबंधित एक केस भी है विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित। ये केस आपका है तिराकादू का केस है। इस केस में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति गली से गुजर रहे एक जुलूस को बलपूर्वक रोकने के लिए इकट्ठा हुए। पुलिस ने जब उन लोगों को चले जाने के लिए कहा तो उन लोगों ने जाने से इनकार कर दिया, अतः उन लोगों को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य घोषित करके उनको दंडित किया गया। और यहाँ पर इस जमाव में जितने भी लोग थे उन सभी को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना गया और उनको दंडित किया गया, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव ये एक अपराध है। ओके, विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड क्या होगा, तो यहाँ पर धारा 143 है, इसको याद रखना। धारा 143 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, यानी या तो 6 महीने का कारावास और या जुर्माना या दोनों लगा करके उसको दंडित किया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इसको याद कर लेना। अगर इसको याद कर लिया तो आपका बलवा और विधि विरुद्ध जमाव इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव हम लोग समझ गए। अब इसी विधि विरुद्ध जमाव में जब सदस्य हिंसा करने लगते हैं या बल का प्रयोग करने लगते हैं तो इसी को बलवा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है आपका? तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब इसको भी समझ लो कि बलवा क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन आपका यही है कि बलवा क्या है। तो जब विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हिंसा या बल का प्रयोग करता है तो उसे बलवा कहा जाता है। बल का प्रयोग
बलवा को विधि विरुद्ध जमाव से अलग करता है। अगर सदस्य बल का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। अगर उसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य जो है हिंसा करने लगते हैं, बल का प्रयोग करने लगते हैं, तो उसे बलवा कहा जाएगा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 146 में बलवा को परिभाषित किया गया है। अब बलवा की क्या परिभाषा है आइए इसको समझ लेते हैं। तो धारा 146 के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होता है। ठीक है। अब बलवा के अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे, तो इसके जो है ऊपर के 2 आवश्यक तत्व सेम होंगे। इसमें भी जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक होगी और उन सभी का एक सामान्य उद्देश्य होगा और उस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए वो एकत्रित होंगे। तीसरा इसका आवश्यक तत्व है कि उस विधि विरुद्ध जमाव ने या फिर उसके किसी सदस्य ने अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया है। और ये लास्ट वाला जो आवश्यक तत्व है ये विधि विरुद्ध जमाव से बलवा को अलग बनाता है। बलवा के अपराध के लिए दंड क्या होगा, तो धारा 147 याद रखना आप लोग। धारा 147 में बलवा के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बलवा के अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और विधि विरुद्ध जमाव में क्या था, 6 महीने तक का केवल कारावास था और इसमें 2 वर्ष तक का कारावास है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। एक बार ऊपर से फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी दंगा को, उसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। ठीक है। तो विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा धारा 141 में दी गई है और इसके सदस्य की परिभाषा दी गई धारा 142 में और इसके लिए दंड धारा 143 में दिया गया है जो कि 6 माह तक का है। ठीक है। यानी 41 में परिभाषा, 42 में इसके सदस्य की परिभाषा और 43 में इसका दंड जो कि 6 माह तक का है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दंगा या हंगामा क्या है। इन तीनों में से कोई एक आपसे जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए तीनों को बहुत अच्छे से समझ लेना। विधि विरुद्ध जमाव, बलवा और हंगामा या दंगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दंगा है इसको इंग्लिश में कहते हैं अफ्रे और ये फ्रेंच भाषा के शब्द अफ्रेयर शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है आतंकित करना। ओके। अब इसकी परिभाषा धारा 159 में दी गई है। धारा 159 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़ करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं या लोक शांति को भंग करते हैं तब ये कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। इसमें सदस्य कितने हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। जब लोक स्थान पर यानी कोई सार्वजनिक जगह जैसे मॉल यानी मार्केट हो गया, जैसे रोड पर या फिर कहीं अस्पताल या फिर ऐसे जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, सार्वजनिक स्थान पर अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लड़ रहे हैं और लड़ करके वो लोक शांति भंग कर रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि वो दंगा कर रहे हैं। अर्थात इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं परिभाषा को कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ करके सार्वजनिक शांति को भंग करें तो यह कहा जाता है कि उन्होंने हंगामा या दंगा किया है। इस प्रकार से दंगा सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई द्वारा कारित किया जाने वाला एक अपराध है। ओके। इसका उद्देश्य लोक शांति में विघ्न पैदा करना होता है। यहाँ पर ब्लैकस्टोन जो है ये दंगा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि दंगा 2 तरफा लड़ाई का होना आवश्यक है। यानी दंगा के लिए दोनों तरफ से लड़ाई का होना आवश्यक है। यदि एक दल सक्रिय है और दूसरा दल निष्क्रिय है, यानी एक पक्ष जो है वो लड़ रहा है, ठीक है, गाली गलौज कर रहा है, दूसरा पक्ष जो है बिल्कुल शांत है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर विधि की दृष्टि में वो हंगामा नहीं माना जाएगा। हंगामा के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष जो है आपस में लड़ाई कर रहे हों। ठीक है। अब इसके आवश्यक तत्व क्या है, पहला है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा लड़ाई और दूसरा है कि वह लड़ाई जो है सार्वजनिक स्थान में हो और तीसरा इसका आवश्यक तत्व है कि उसे सार्वजनिक शांति भंग होती हो। अब इसके बाद दंगा के लिए दंड क्या है, तो पहले तो आप ये धारा याद कर लो, धारा 160। धारा 160 में दंगा के लिए दंड की व्यवस्था करी गई है। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति दंगा के अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे 1 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है या फिर उसको जुर्माना से दंडित किया जा सकता है जो कि 1000 तक का हो सकता है या फिर दोनों से, यानी उसको कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। इसमें याद रखना 1 महीने तक का ही केवल कारावास है और 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बलवा और दंगा में अंतर। इसको ऐसे लिखा जाएगा बलवा, ठीक है, बलवा और दंगा में अंतर। देखो भाई, इसको हम डिस्कस कराने वाले नहीं हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छे से अभी बलवा और दंगा समझा है, आपको क्लियर हो गया है। अब ये आप लोग अपने मन से पढ़ लेना PDF डाउनलोड करके। और कुछ तो आप लोगों को ऐसे ही पता है सज़ा के बारे में, उसमें जहाँ 2 साल की सज़ा थी इसमें 1 महीने की सज़ा है, ठीक है। और उसमें 5 सदस्य होते हैं या 5 से अधिक, इसमें 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो ये कुछ तो आपको ऐसे ही मालूम है, ठीक है। और ये भी मालूम है कि जो बलवा होता है ये अधिक गंभीर प्रकृति का होता है और ये जो आपका दंगा होता है कम गंभीर प्रकृति का होता है, ठीक है। तो ये PDF डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा है राजद्रोह। और PDF डाउनलोड करने के लिए इसकी PDF की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं मैम इसका PDF नहीं मिल रहा है, PDF नहीं मिल रहा है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करो, उसका PDF मिल जाएगा। अगर इन केस कभी ना मिले लिंक जो है तो कमेंट कर दिया करो, किसी भी वीडियो का हो तो उसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर कहीं से भी कुछ ना मिले तो आप सीधे वेबसाइट में चले जाया करो, वहाँ पर सारे PDF अपलोड हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है राजद्रोह क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो याद रखना भारतीय दंड संहिता 1860, यहाँ पे गलती से लिख गया है, ये 1860 है यहाँ पर, और हम जब PDF अपलोड करेंगे तो इसको करेक्शन करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अध्याय 6 में वर्णित राज्य के विरुद्ध अपराधों में राजद्रोह एक गंभीर प्रकृति का अपराध माना गया है, ओके। और संहिता की धारा 124A राजद्रोह के बारे में उल्लेख करती है, यानी इसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, धारा 124A में दी गई है राजद्रोह की डेफिनेशन। और ये जो धारा है, धारा 124A, ये सन 1870 में संशोधन हुआ था, इस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। धारा 124A में राजद्रोह की क्या डेफिनेशन दी गई है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य द्वारा या फिर अन्यथा किसी अन्य तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर अप्रीति का मतलब होता है सरकार के प्रति अभक्ति या शत्रुता पैदा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसे क्या माना जाएगा, राजद्रोह का अपराध माना जाएगा। और यहाँ पर राजद्रोह के 2 आवश्यक तत्व हैं। पहला है कि भारत सरकार के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयत्न करना। दूसरा है कि ऐसे कार्य या प्रयत्न को लिखित या स्पष्ट शब्दों में या फिर प्रत्यक्ष तरीके से किया गया हो तो उसे राजद्रोह का अपराध माना जाएगा। यहाँ पर राजद्रोह से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। इस मामले में क्या होता है कि बिहार में एक फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जो कि केदारनाथ होते हैं, केदारनाथ पर सत्ताधारी सरकार की निंदा करने हेतु भाषण देने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी परिस्थिति में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करना ये अपराध नहीं है, और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजद्रोह का पहला मामला था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस निर्णय से पहले धारा 124A को विभिन्न उच्चतम न्यायालयों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में उपबंधित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भंग करने वाला एवं असंवैधानिक बताते हुए शून्य ठहराया गया। लेकिन इस मामले में अपने निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को उचित ठहराया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि लोक उपायों की आलोचना करना, यानी सरकार की नीतियों की आलोचना करना या सरकारी कार्यवाहियों पर टिप्पणी करना कितना ही कठोर शब्दों में क्यों न व्यक्त किया गया हो, यदि युक्त सीमा के अंतर्गत तथा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकारों के अनुरूप है तो वह अवैध नहीं है। केवल तभी जबकि ऐसे शब्द अनिष्टकारी गुणों से युक्त हो या इनका आशय लोक अव्यवस्था उत्पन्न करना हो या कानून एवं व्यवस्था को असंतुलित करना हो, तभी इस धारा के उपबंध जो है लागू होंगे, यानी तभी राजद्रोह के अपराध के लिए उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने धारा 124A को उचित ठहराया था इस केस में। राजद्रोह के अपराध के लिए दंड क्या होगा, तो इसमें जान लीजिए आप लोग कि राजद्रोह जो है ये गैर जमानती अपराध है और राजद्रोह के अपराध में 3 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति यानी राजद्रोह के लिए जो दोषी व्यक्ति है उसे सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है। ओके, तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया राजद्रोह। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुष्प्रेरण। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, राजद्रोह की तरह ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुष्प्रेरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं अबेटमेंट। क्या कहते हैं इसको? अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है, यानी इसको साधारण भाषा में अगर कहें हम तो किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाना या उसको कोई सलाह देना, ये क्या होता है? दुष्प्रेरण होता है। और इसमें क्या होता है कि जो जिस अपराध को करने के लिए व्यक्ति सलाह देता है या उकसाता है, तो जितना सजा उस अपराधी को दी जाएगी करने वाले को, उतनी ही सजा इस उकसाने वाले को भी दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो अब तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? भारतीय दंड संहिता में यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाता है या कोई सलाह देता है, ठीक है, या फिर कोई उसको सलाह देता है जिस उकसावे या सलाह देने के कारण वह अन्य व्यक्ति वह अपराध जिसके लिए उसे उकसाया अथवा उस अपराध से भिन्न कोई अपराध करता है, तो ऐसे उकसावे अथवा सलाह को दुष्प्रेरण कहा जाता है। अब यहाँ पे याद रखना, भारतीय दंड संहिता का जो अध्याय 5 है ये दुष्प्रेरण के विषय में है, यानी उन लोगों से संबंधित है जो दूसरों को अपराध करने के लिए उकसाते हैं और उनकी मदद करते हैं। यहाँ पर धारा 107 से लेकर के 120 तक दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण के लिए दंड इत्यादि की व्यवस्था की गई है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित रीति से दुष्प्रेरण गठित हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोग धारा 107 याद रखना। धारा 107 में बताया गया है कि दुष्प्रेरण के अपराध का गठन कैसे हो सकता है, दुष्प्रेरण कितने तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 तरीके बताए गए हैं दुष्प्रेरण के लिए। पहला आपका है कि किसी व्यक्ति को कोई अपराध कारित करने के लिए उकसाने द्वारा, ठीक है, यानी पहला जो है उकसाने के द्वारा जो है दुष्प्रेरण का गठन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाया जाए या उसको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, एक अपराध कारित करने के लिए किसी षड्यंत्र में शामिल होने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है। अब षड्यंत्र क्या होता है, ये कह सकते हो कि 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यक्तियों का समझौता होता है जो कोई अपराध करने की प्लानिंग बना रहे हो, या फिर कह सकते हो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो कि विधि विरुद्ध है यानी अवैध है, या फिर कोई कार्य तो वैध है लेकिन उसको अवैध साधनों से करने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, षड्यंत्र कहा जाएगा उसको। और तीसरा तरीका होता है एक अपराध कारित करने के लिए जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहायता करना। जैसे कि आपको मालूम है कि ये व्यक्ति हत्या करके आया है किसी की और पुलिस से बच कर भाग रहा है, आप उसको अपने घर में छिपा लेते हो, उसको जगह दे देते हो कि आप तुम यहाँ छिप जाओ, यहाँ कोई नहीं तुम्हें ढूंढने आएगा, तो ये भी एक दुष्प्रेरण हो गया, ठीक है। आप इसमें भी किसी व्यक्ति को अपराध करने से बचा रहे हो, यानी उसको अपराध करने के लिए और उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, यानी इसमें आप किसी व्यक्ति की सहायता कर रहे हो, ऐसा व्यक्ति जो अपराध करके आया है, ठीक है, तो इसको भी दुष्प्रेरण माना जाएगा। तो 3 तरीके से हो सकता है। पहला आपका है उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण, और दूसरा है षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण, और तीसरा है कि जानबूझ करके किसी व्यक्ति की सहायता करना या किसी अपराध कारित करने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना, ठीक है, यानी सहायता के द्वारा भी दुष्प्रेरण हो सकता है। और यहाँ पे याद रखना कि दुष्प्रेरण जो है तभी एक अपराध कहा जाता है जब दुष्प्रेरित कार्य यानी जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति उसको उकसा रहा है वो एक अपराध हो, तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत या फिर तत्समय यानी उस समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि के अंतर्गत वो कार्य दंडनीय हो, ठीक है, तभी दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा। वरना ऐसे किसी कार्य को करने के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहा है जो करना अपराध है ही नहीं है, तो उसके लिए दुष्प्रेरण थोड़ा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि राकेश सोहन को प्रोत्साहित करता है कि वह मनोज की हत्या कर दे, ठीक है, मनोज की हत्या कर दे, और दिनेश जो है मारो मारो कह करके सोहन को और प्रोत्साहित कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। अमन जो है उसको लाठी उठा करके दे देता है। अच्छा,
सोहन इस प्रोत्साहन में आकर के, इस प्रोत्साहन के प्रभाव में आकर के वो मनोज को मार डालता है और सुरेश ये जानते हुए कि सोहन जो है मनोज की हत्या करके आया है, उसको अपने घर में शरण दे देता है, उसको अपने घर में छिपा लेता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। इस उदाहरण में सोहन वह व्यक्ति है जो अपराध कारित करता है, इसलिए वह प्रथम कोटि का अपराधी है। अमन उसे लाठी पकड़ाता है, अतः वह द्वितीय कोटि का अपराधी है। और वहीं पर राकेश और दिनेश ये अपराध घटित होने से पहले के अपराधी हैं, क्योंकि वो सोहन को मनोज की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। और सुरेश जो है ये घटना के पश्चात का अपराधी है, क्योंकि वह दंड से बचने में सोहन की सहायता कर रहा था। और यहाँ आपका धारा 107 में एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है कि आ जो है एक लोक अधिकारी है जो न्यायालय से वारंट के द्वारा सा को पकड़ने के लिए अधिकृत है। यानी आ को ये वारंट मिला होता है कि आप सा को पकड़ करके ले आओ, गिरफ्तार करके। और जो बा है वो अच्छी तरीके से जानता है कि ये जो खा व्यक्ति है वो सा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो खा को गिरफ्तार करवा देता है। यहाँ पर बा जो है वो खा को गलत पकड़वाए जाने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दुष्प्रेरक कौन होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी इसको भी पूछ लिया जाता है तो समझ लो दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित कौन होता है। तो जो कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है उसे दुष्प्रेरक कहा जाता है, ये तो समझ में आ गया। एवं जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर के यानी उकसाने के बाद वो अपराध कर डालता है उसको क्या कहा जाता है, दुष्प्रेरित व्यक्ति कहा जाता है। और यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि उकसाने वाला व्यक्ति भी वही सजा तथा जुर्माने से दंडित किया जाता है जिस अपराध को करने के लिए उसे किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को सी की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो यहाँ पर बी को तो वैसे भी हत्या की सजा मिलेगी क्योंकि उसने हत्या करी है, और ए भी यहाँ पर बचेगा नहीं क्योंकि इसी ने हत्या करने के लिए उकसाया था, तो ए को भी हत्या की सजा दी जाएगी। ठीक है, मतलब एक ही दंड जो है दोनों को दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति बच जाएगा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में दुष्प्रेरक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और याद रखना कि 107 में दुष्प्रेरण के तरीके बताए गए हैं, कितने तरीके से दुष्प्रेरण हो सकता है और क्या होता है दुष्प्रेरण। और धारा 108 में दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है। तो दुष्प्रेरक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, उसको दुष्प्रेरक कहा जाएगा। और या फिर जो किसी ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता जो शारीरिक या मानसिक असमर्थता से युक्त ना हो। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आ, बा और सा तीनों मिल करके का को विष देने की योजना बनाते हैं, यानी जहर दे करके उसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं। इस संबंध में तीनों के बीच में तय होता है कि जो आ है वो विष खरीद करके लाएगा और बा जो है इस विष को सा को दे देगा, यानी उसके हवाले कर देगा। और सा क्या करेगा, सा उस विष को का को दे देगा जिसको मारना है इनको, ठीक है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मामले में आ, बा और सा तीनों जो है का की हत्या की दुष्प्रेरणा के दोषी होंगे। दुष्प्रेरक के संबंध में धारा 108 का भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस धारा में कहा गया है कि एक भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर किसी विदेशी क्षेत्र में किसी ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो यदि भारत में किया जाए तो अपराध होगा, वह दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा और उसे दुष्प्रेरक कहा जाएगा। ठीक है, यानी भारत के बाहर विदेशी क्षेत्र में अगर कोई भारतीय नागरिक किसी ऐसे कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है जो कार्य यदि भारत में किया जाता तो वो अपराध होता, तो उसे भी दुष्प्रेरक माना जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का प्लीज़ आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी के इसके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी क्लास 3rd होगी। ठीक है।